थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। 2 साल बाद एक लंबे संघर्ष के बाद वापस से इतने मुस्कुराते हुए चेहरों को देख रहा हूँ तो खुशी कुछ और ही है। चैलेंजेस कितने भी बड़े आ जाएं लेकिन सफलता को कोई रोक नहीं सकता, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता किसी को। और इस वक्त का हम 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि कभी कभी तो वक्त बदलेगा, थोड़ा बहुत तो हम आपस में मिलेंगे, और आज वो वक्त आया। और हरियाणा में इतने लंबे समय बाद आया और जीत से शुरुआत हुई, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का जिन्होंने लगातार फॉलो किया। कुछ इको वगैरह हो तो बंद कर देना, बिल्कुल बंद कर दो इको अगर हो तो। शर्मा जी का स्पेशली धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। बहुत कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग हाथ खड़ा कीजिए जो जिंदगी में बहुत कुछ नहीं करना चाहते। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि मैं कब क्या बोल जाऊं मुझे भी नहीं पता होता। तो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सबके ख्वाब है, सबके सपने हैं, एक लाइफ स्टाइल में बदलाव चाहते हैं। और आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये बिजनेस एक आम आदमी को खास बनाता है और खास बना के महान बना देता है। क्या बोला मैं? ये बिजनेस किस तरीके से एक आम आदमी को खास बनाता है और खास बना के महान बना देता है, लेकिन वो तभी संभव होता है जब हम इस बिजनेस को अपने दिल की गहराई में उतारते हैं, महसूस करते हैं, इस बिजनेस को ढंग से समझते हैं कि बिजनेस क्या है, किस तरीके से परिवर्तन लाता है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते, तो बताना चाहता हूँ। नाम रवि ओपी शर्मा है। ओपी शर्मा मेरे पिताजी का नाम है, राजस्थान जयपुर से। और इस बिजनेस को पिछले 8-9 साल से मैं सीख रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 8-9 साल से मैं सीख रहा हूँ। लेकिन ये बिजनेस सन 2000 में मेरी फैमिली में आया था। कब आया था? जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, और जो लोग जानते थे बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन आता है हम उसको शक की निगाहों से देखते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, एक आम इंसान की प्रवृत्ति है कि जब भी कोई परिवर्तन आता है हम उसको शक की निगाहों से देखते हैं, और जब वो परिवर्तन इतिहास बना देता है तो हम उसके पीछे पीछे दौड़ना चालू करते हैं। और ये हर फील्ड में होता है। सिमिलर थॉट मेरे बिजनेस से मेरी फैमिली में आया था, तो वही बात थी कि लोगों ने शक की निगाहों से देखा, लेकिन मेरे फादर ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उनको समझ में आ गया था कि बिजनेस क्या है। उनको ये बिजनेस समझ में आ गया था कि बिजनेस क्या है, और उन्होंने शुरुआत करी। और 2000 से लगातार आज तक हम इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे एक इंसान को जिंदगी में परिवर्तित करता है वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले जिंदगी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी लाइफ क्या है, हम किस वे में जा रहे हैं। क्योंकि मैं सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, समय बहुत ज्यादा हो गया है, ज्यादा समय मैं फालतू की बात वैसे भी कम ही करता हूं, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि बेसिकली बिजनेस क्या है और हमें क्यों करना चाहिए, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो, समझना चाहिए, समझना चाहिए। आप सब जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं, सबको लंबी लंबी गाड़ियां चाहिए, सबके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, सबके पास अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जिंदगी खूबसूरत चलनी चाहिए, सपने पूरे होने जरूरी हैं। ड्रीम जो मर चुके हैं समय के साथ, वो सपने जिंदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सब चीजें हम देखते हैं हमारी जिंदगी में। देखिए, हमेशा एक बात बोला करता हूं, महसूस करिएगा कि हमारी जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है। जब हम छोटे थे हमारे सपने बहुत बड़े बड़े थे, एग्री करते हैं? आप जब छोटे थे तो आप में से कई लोगों के सपने होंगे, एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, मैं शानदार जिंदगी जीऊंगा। लेकिन जैसे हम जिंदगी के सपने, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सपने, और जैसी उम्र में हम बड़े बड़े होते जाते हैं सपने छोटे छोटे होते चले जाते हैं। और कुछ समय बाद वो सपने क्यों होता है सर? जवाब तो कोई रहता ही नहीं है। मुझे तो सब कुछ होना, मेरे भी होना, मैं तो चालू भी हो गया है जी।
पैसा किसके पास होता है? इतिहास गवाह है कि जितने भी बिलियनियर हैं सब सड़क पर थे। मैंने सबसे ज्यादा मजदूर करता है, करोड़पति है क्या? स्मार्ट वर्क नहीं करते। स्मार्ट वर्क क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है? स्मार्ट वर्क सर काम को मतलब और ज्यादा नए तरीके से नई ऊर्जा के साथ करना और कम समय में ज्यादा काम करना। कैसे होता है वो तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आपने तो बातों को तो समझा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसा ये संभव है क्या? देखिए मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जिंदगी में संभव है? शरीर की वजह दिमाग से ज्यादा काम लेना। मैंने आपसे क्या बोला? हम लेते हैं क्या? आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, हम सबने सुन लिया, पर प्रैक्टिकल बात यहाँ पर सुनने की नहीं आ रही है। प्रैक्टिकल बात क्या आ रही है? हम लेते हैं क्या? बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन इसको प्रैक्टिकल जिंदगी में हम एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं क्या? ये सबसे बड़ी चीज है समझने वाली। मुझे मौका मिल जाता तो मैं भी अमिताभ बच्चन बन जाता। मुझे मौका मिल जाता तो मैं ये कर जाता, वो कर जाता, इतिहास बना देता, फाड़ देता, लेकिन बना क्या? हमने उस चीज की खोज करी कि हम हमारी जिंदगी के अंदर जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाते। इट मींस की उम्र बढ़ती चली जाती है, सपने छोटे चले होते जाते हैं, और एक समय ऐसा होता है कि सपने पूरे खत्म हो जाते हैं, हम वहीं के वहीं। हेलो, यस। चलिए दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं। 3 चीजें हमें परिवार में सिखाई जाती है जो वर्षों से करते आ रहे हैं सारे के सारे लोग। जैसा कि अभी सुनील जी ने बोला था कि जब नौकरी नहीं मिलती तो खेती करता है, एग्जिट। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बात बोली, नौकरी, खेती और व्यवसाय, ये 3 ऑप्शन हम सबके पास अवेलेबल है। और ये ऑप्शन हमें कहां से मिले? हमारे पूर्वजों से, परिवार से। गौर करने वाली बात यहां पर यह है दोस्तों कि ये 3 ऑप्शन एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी है, नौकरी पेशा भी और बेरोजगार भी है, लेडीज भी और जेंट्स भी और बच्चे भी है, सब है। मैं सबको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझना, और समझ में आए तो आंसर देना, नहीं आए तो सोचना घर पर जाके कि हम किस ट्रैक पर जिंदगी जी रहे हैं। अगर मेरे पिताजी नौकरी करते थे तो मुझे क्या सिखाएंगे? नौकरी सर। नौकरी। मेरे पिताजी खेती करते थे तो मुझे क्या सिखाएंगे? फर्क हो सकता है कि भैया तू थोड़ी अच्छी क्वालिटी की खेती कर ले या तू अच्छा ऑफिसर बन जा, पर सिखाएंगे क्या? सेम पैटर्न। अगर मेरे पिताजी की परचूने की दुकान है या फैक्ट्री है तो मुझे क्या सिखाया जाएगा? वही काम सिखाया जाएगा। और मुझे एक आंसर दो, आप सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हो, ये 3 काम हमें वर्षों से हमारे पूर्वजों से मिली। पैतृक प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, पैतृक प्रॉपर्टी जो बाप दादाओं से प्रॉपर्टी मिली हुई उसकी बात नहीं कर रहा। ये 3 काम हमें वर्षों से हमारे बाप दादाओं से मिले। इन 3 कामों को करते करते हमारे बाप दादा करोड़पति नहीं बन सके, अरबपति नहीं बन सके, तो हम बन जाएंगे क्या? नो। तो कैसे बनेंगे? तो कैसे बनेंगे? मैं आरसी की बात ही नहीं करता, बाद में करेंगे। अभी तो मैं आपके दिमाग को खोल रहा हूं, मैं कारण दे रहा हूं आपको आश्रम करने का, वो रीजन दे रहा हूं और प्रूफ के साथ दे रहा हूं, प्रैक्टिकल दे रहा हूं। कैसे बनेंगे सर? वो करना नहीं चाहते, और कोई आता है बदलाव करने के लिए तो उसको सबसे पहले शक्ति निकाल से निकाला जाता है। अपना ड्रीम सर, ड्रीम कैसे परिवर्तन आएगा सर लाइफ के अंदर? पूरी जिंदगी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं सर, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी करते हैं, नौकरी करते पूरी जिंदगी लगा देते हैं, सैलरी होती है नौकरी के एंड में, अपनी लाइफ के एंड में 1 लाख रुपया महीना, 50 साल नौकरी करने के बाद लाख रुपये पहुंचता है। और जब रिटायर होता है तो बैंक बैलेंस ऑफिस से 0 हो जाता है, क्योंकि लोन बढ़ते बढ़ते कमर टूट जाती है। चाहे वो गाड़ी का हो, बच्चों की फीस का हो। हेलो, व्यवसाय करने के लिए पैसा चाहिए तो लोन लेना पड़ता है, और लोन चुकाते चुकाते जिंदगी में फिर कमर टूट जाती है, और कोरोना जैसे वायरस आ जाते हैं तो धंधे चौपट हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, नौकरियां चली जाती है, व्यवसाय खत्म हो जाते हैं,
खेतियां खत्म हो रही है, खेतियां नहीं चल पा रही है, से खेती के अंदर भी चैलेंजेस बनते चले जा रहे हैं, जिंदगी में चैलेंजेस बनते चले जा रहे हैं। और ये कहानी मेरी अकेले की नहीं, आपकी अकेले की नहीं है, हमारे परिवार की है, हिंदुस्तान की है। अब मुझे बताइए कि इन 3 कार्यों से अगर हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है तो चौथा ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हम आम आदमी से खास बन जाए, खास से महान बन जाए। अगर आप लोगों के पास कोई रास्ता हो तो हमें बता दो, और नहीं है तो हमारी सुन लो। अगर आपके पास कोई रास्ता है तो नहीं तो है रास्ता। मारी सुना दिया। दोस्तों बातें मैं क्यों कर रहा हूं? मैं देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले वो थ्योरी, वो थॉट डालने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इसलिए डालने का प्रयास कर रहा हूं कि आप आज घर पर जाके सोचें कि हम किस ट्रैक पर हैं और हम हमारे बच्चे को क्या ट्रैक पे ले जा रहे हैं। जिन कामों से हमारे पूर्वज और हम ही करोड़पति अरबपति नहीं बन सके और वही काम हम हमारी आने वाली जनरेशन को सिखा रहे हैं, तो वो कैसे बड़े बन जाएंगे। सिमिलर थॉट मेरे परिवार में था। बोर तो नहीं हो रहे? थोड़ा कीजिए ईमानदारी से, कितने लोग हैं जो बोर नहीं हो रहे हैं? आप समझदार हो गए। सिमिलर थॉट मेरी फैमिली में था। इस बिजनेस में मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया। बड़ी मैं थोड़ी स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जिससे कि आप थोड़ा मोटिवेट हो। बहुत गरीब परिवार से हम लोग निकले हैं। मेरे दादाजी ने लाइफ में बहुत संघर्ष किया। हमारे पास खेत खलियान जमीन जायदाद कुछ भी नहीं था। मेरे दादाजी मजदूरी का काम किया करते थे। राजस्थान के अंदर मजदूरी करते करते उन्होंने अपने 5 बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और वो 5 बच्चों में से मेरे पिताजी भी थे। हमारे पास घर का खर्चा चलाने का पैसा नहीं होता था, तो मेरे फादर छोटी सी उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, आप में से कई लोग जानते हो, कचौरी की दुकान पे जाके कचौरी समोसे का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे घर की हैसियत इतनी नहीं थी। कचौरी बेच बेच के मेरे फादर ने अपना स्कूल और कॉलेज कंप्लीट किया। चूंकि घर के अंदर बिजली नहीं हुआ करती थी, 10 बाय 10 के कमरे में मेरा पूरा परिवार किराए पे रहा करता था। हैसियत इतनी नहीं होती थी कि 2 वक्त की रोटी भी खा ले, क्योंकि एक मजदूर की औकात क्या होती है आप सब अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संघर्ष करते गए मेरे फादर ने छोटी सी उम्र में संघर्ष चालू किया और संघर्ष करते करते राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्वल टू IAS ऑफिसर। सन 2000 में मेरे फादर की एक अच्छी सरकारी जॉब थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया। कितनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया। 25,000 रुपए मेरे फादर को मिला करते थे सन 2000 में। कौन सी ईयर में? सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला मिल चुका था, लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो चुकी थी। आज मजदूर का जो बेटा था, जो मजदूरी कर करके एक ऑफिसर बन गया और 25,000 रुपए महीना वो 2000 में कमा रहा है। सरकारी गाड़ी उसको मिल चुकी, सरकारी बंगला उसको मिल चुका, जिंदगी पूरी परिवर्तित हो चुकी थी। और मैं समझता हूं कि जब एक आम आदमी इस लेवल पर आ जाता है, कौन से लेवल पर? गरीबी से निकलकर वो एक लेवल पर आ जाता है और जहां पर उसके सपने पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। सपने कौन से? छोटा सा मकान बना लिया, छोटी सी गाड़ी खरीद ली, बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, अच्छी शादी कर ली, टेंशन नहीं है, बैंक के अंदर अकाउंट में 25-50 हजार रुपया पड़ा हुआ है। यहां पर आके हिंदुस्तान का 80% आदमी सेटिस्फाई हो जाता है। होता नहीं होता? आपके यहाँ पे हरियाणा में ऐसा होता होगा? होता नहीं होता? तो सरकारी लोग बैठे हैं जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, होता है ना सर ऐसा? चाल चेंज रहती है, चाल। आई एम ऑफिसर, महीने का 50,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मेरे पास और सरकारी कैबिन है, मैं सरकारी दफ्तर में बैठता हूँ। मेरे से बात करनी तो सोच समझ के करना। तेरे जैसे 50 आते हैं, तेरी औकात क्या है मेरे सामने? मच्छर नहीं के। हेलो, ऐसा होता नहीं होता? यस। हिंदुस्तान का 80% आदमी जो नौकरी पेशा नौकरी की बात करता हूं, वो इसलिए अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वो अपने आप को एक लेवल पर आके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। हेलो, सिमिलर थॉट मेरे फादर के साथ थे। 25,000 रुपया मिलना स्टार्ट हो गया, लाइफ शानदार चल रही थी, जिंदगी में कोई नया बदलाव करने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत पड़ी RCM करने की? हेलो, यस सर। नहीं सोचोगे नुकसान खुद का ही करोगे।
मेरा तो नहीं करोगे, मेरा तो हो गया मेरा। आज रवि शर्मा 30 के 30 दिन घर में सोता भी रहना है तो ये आप दावा नहीं रुकेगा। क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं गौर करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे जितने यंगस्टर बैठे हैं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, समझना इस बात को। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, और जिस दिन आप अपने आप को सेटिस्फाई करना बंद कर देंगे उस दिन आपकी प्रोग्रेस को ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, कभी भी अपने आप को किसी भी लेवल पर आके सेटिस्फाई मत करना। सिमिलर थॉट मेरे फादर का था। 25,000 सैलरी मिल रही थी, जिंदगी बहुत अच्छी थी, कोई जरूरत नहीं थी उनको आर्ट्स करने की। उसके बावजूद भी मेरे पिताजी जब भी ऑफिस से आते थे एक बात बोला करते थे कि मुझे तो जिंदगी में इससे भी आगे करना है, बहुत बड़ा करना है। मेरी मदर पूछा करती थी इससे बड़ा क्या है? 25,000 रुपए कम है क्या? वो भी 2,000 में। आज से कैलकुलेट करूँ तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी बनती है भैया। सरकारी गाड़ी, सरकारी निकला अफसर में मिल गया, क्या जरूरत है इससे बड़ा करने की? तो एक बात गौर से सुनिएगा, वो बात मेरे कानों में पड़ी थी और मुझे आज भी याद है। मेरे फादर ने उस समय मेरी मदर को एक बात बोली थी, और वो बात ये बोली थी, इसको डायरी में नोट कीजिएगा। अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 25,000 महीना कमा सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 25,000 पर आ सकता हूँ, इट मीन्स मैं 25 लाख भी कमा सकता हूँ। मतलब मुझे मेरी क्वालिटी का पता लग गया। और हमारे में से यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो बैठे हैं 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, सोचना बंद कर देते हैं। 1.5 लाख पर पहुंचते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं आगे जाना है क्या जिंदगी के अंदर। और यही हमारे कारण है कि हमें से मैक्सिमम लोग वही के वही हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को ब्रेक कर दीजिए। अगर आपने अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को ब्रेक कर दिया और अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिए, तो आप आने वाले समय के स्टार बन जाएंगे। और यही चीज आप अपनी जनरेशन और अपनी फैमिली को सिखाएंगे। तो सबसे पहला काम, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को ब्रेक करना कि यस, अगर आज मैं महीने का 25,000 कमा रहा हूं तो मैं महीने का 2.5 लाख भी कमा सकता हूं। अगर मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं तो मैं 5 लाख भी कमा सकता हूं। अगर मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो मैं 10 लाख भी कमा सकता हूं। ये कमिटमेंट आज अपने आप से कर लेना। हेलो, कर सकते हैं कमिटमेंट? पता है इस कमिटमेंट को करने के बाद तरीका क्या है? तो तरीका बदलने का एक ही दोस्तों, अपना कमिटमेंट करना है, और वो है ये कंसेप्ट जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है। मेरे फादर को मौका नहीं मिला कि वो कैसे 25 लाख तक पहुंचे। उसी समय ये बिजनेस उनकी जिंदगी में आया जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है। थोड़ा बताना चाहूंगा, जब ये बिजनेस मेरी फैमिली में आया था उस समय कंपनी का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट नहीं थे, एग्जाम्पल नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पिकअप सेंटर नहीं थे, डिपो नहीं थे, लोगों के सामने लाने के लिए एग्जाम्पल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, एक चीज थी, वो थी आरसीएम में सिर्फ एक कपड़े का पैंट पीस आया करता था, और दूसरा जो मेरे फादर के पास था वो था उनका जुनून। क्या 2 चीजें थी? कंपनी का एक प्रोडक्ट और मेरे फादर का जुनून। उस एक पैंट पीस को निकाल लेकर रवाना हो गए। चलते गए, रुके नहीं। लोगों ने मना किया, लोगों ने मजाक बनाई, पर वो रुके नहीं, चलते रहे, क्योंकि उनको इस बिजनेस की नेटवर्किंग का भविष्य समझ में आ गया था कि अगर आज मैंने इस पे अपने नेटवर्क को बिल्ड कर लिया तो आने वाले समय के अंदर ये मेरा बिजनेस या आरसीएम बिजनेस, मैं दुनिया में रहूं चाहे ना रहूं, उसके बाद भी मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को संभाल लेगा। ये उनको सन 2000 में समझ में आ चुका था। उन्होंने नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया, टीम बनाना स्टार्ट करी। जो मिलता था उसको आरसीएम बताते थे। पूरी कॉलोनी में आरसीएम बता दिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो रुके नहीं, थके नहीं, चलते रहे। मुझे आज भी याद है, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को साइड में रख दिया था। उनके दिमाग के अंदर एक ही पिक्चर थी, वो थी मेरे को इस बिजनेस का सबसे बड़ा अचीवर बनना है, मुझे इस बिजनेस का रॉयल्टी और टेक्निकल लेना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये कमिटमेंट उन्होंने सबसे पहले अपने आप से कर लिया। और एक पैंट का पीस दिखा के, एक पैंट का पीस दिखा के 1 साल बाद मेरे फादर का चेक था 1,27,000 अगस्त 2001
2001 में मेरे फादर की एक महीने की इनकम थी 1,27,000 रुपया महीना, और उनकी 25 साल की नौकरी जिसमें उनकी सैलरी थी लगभग 20-25 हजार रुपया महीना पीछे छोड़ दी, फिर पलट के नहीं देखा। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने पहले चेक में, जो मेरे परिवार में आया था आरसीएम का पहला चेक 6,614 रुपए का था, उस 6,614 रुपए के चेक पे मेरे फादर मारुति 800 खरीद के ले आए थे, जिस गाड़ी का नंबर था RJ14 5C 1805। आज भी याद है, आज भी याद है। चेक का साइज कितना था? 6,614 रुपया। और मारुति 800 उस समय मेरे हिसाब से 2 या 2.5 लाख रुपए की समथिंग की आती थी। अब इतने से चेक पर इतनी बड़ी गाड़ी आप ला सकते हो क्या? जिसको ये नहीं पता कि अगले महीने क्या होने वाला है। अब आप ये बोलेंगे सरकारी नौकरी भी तो थी, तो मेरे फादर ने कमिटमेंट करी थी। मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि आपने गाड़ी खरीद ली एक चेक पे, तो मेरे फादर का एक वर्ड था जो मुझे आज भी याद है कि जुनूनी आदमी कुछ और ही होता है भाई। जो पागल हो जाता है ना अपनी सफलता के पीछे, सुकून नजर नहीं आता। उन्होंने एक शब्द मेरी मदर को बोला था, ये मारुति जो मैं खरीद के लाया हूं उसकी एक एक किस्त एक इंस्टॉलमेंट आरसीएम से जाएगी, आरसीएम की इनकम से जाएगी। ओपी शर्मा अपनी सैलरी का 1 रुपया इस कार में नहीं डालेगा। कारण उन्होंने टेंशन लेना सीख लिया था, उन्होंने अपने ऊपर बर्डन लेना सीख लिया था। आप अगर बिजनेस बड़ा हो करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में उस टेंशन को डेवलप कीजिए कि मेरे को सफलता लेनी है। हम इस बिजनेस में सफल क्यों होते हैं? एक ही कारण है, हम ये सोचते हैं कि कुछ पैसा देके सामान ले लिया इसलिए हम इसको बिजनेस नहीं समझते। अगर आप जो 2,000-5,000 का सामान लेकर आ रहे हैं, इसको 50 लाख मान के काम स्टार्ट कर देना, सफलता होना स्टार्ट हो जाओगे, घर में इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। उस 5,000 को 5,000 मत समझना, 50 लाख समझ लो। 50 लाख लगा दिया आरसीएम, सफलता आना स्टार्ट होगी। रुके नहीं, थके नहीं, चलते रहे। लोगों ने मना किया, हारे नहीं। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, आप में से कई लोग जानते हैं। सन 2013 उनका देहांत हो गया, वो आज नहीं है। और जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो उस समय मैं खुद अपने डायमंड्स का बिजनेस करता था। कुछ लोग बोलते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या है, जैसा ये जो बताया तो बता देता हूँ। BSc IT इन कंप्यूटर सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके बाद MBA किया हुआ है। MBA के बाद बेल्जियम से डायमंड ग्रेजुएट हूँ मैं। इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड की पहली कंपनी है डायमंड को सर्टिफाइड करती है, बेल्जियम की कंपनी। बेल्जियम से मैंने डायमंड ग्रेजुएशन किया। ये सब डिग्रियां लेने के बाद मैंने डायमंड्स का बिजनेस स्टार्ट किया। डायमंड का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मैंने इंडिया के फिर फादर का जैसे एक्सपायर हुआ तो संभाल चुका था मैं। ऑन ड्यूटी मेरे फादर एक्सपायर हुए तो सरकारी नौकरी मेरे पास है, आती है ना, आप तो जानते हो। वो ऑन ड्यूटी में एक्सपायर हुए, सरकारी नौकरी मेरे पास आई। अब मेरे पास 3 ऑप्शन हो गए थे। पहला डायमंड का बिजनेस जो मैं कर रहा था, दूसरा सरकारी नौकरी जो मेरे पास आ रही थी, और तीसरा या आरसीएम बिजनेस। ये 3 ऑप्शन मेरे पास थे। जो डायमंड का मैं काम कर रहा था वो लोग मेरे को बोलते थे बंद मत करना। रिश्तेदार मेरे बोलते थे कि सरकारी नौकरी मिल गई, छोड़ना मत, किसी हालत में मत छोड़ना। कौन बोलते थे? रिश्तेदार। और आरसीएम वाले इन्होंने भी कुछ बोला ही नहीं, आए तो तेरी मर्जी, नहीं आए तो तेरी मर्जी। क्या बोल रहा हूं? जिस चीज के ऊपर उनको प्रेशराइज किया गया, और एक ऐसा बिजनेस था जिसे मुझे किसी ने नहीं बोला कि तू आए तो तेरी मर्जी, नहीं आए तो तेरी मर्जी, तो चल रहा है। हेलो, मैंने अपने दोनों बिजनेस को बंद कर दिया, नौकरी को छोड़ दिया, फादर की नौकरी को मैंने मना कर दिया, डायमंड के बिजनेस को बंद कर दिया और फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में उतर गया। पागल तो नहीं हूं मैं? इसके लिए उतरा कि मेरे इनकम आ रही है। मैं इसलिए इस बिजनेस में नहीं आया कि मुझे पैसा कमाना था, मैं इस बिजनेस में इसलिए आया कि मेरे फादर का सपना था कि हिंदुस्तान के लाखों यंगस्टर्स की जिंदगी तबाह हो रही है, उनको आर्थिक आजादी दिलवानी है। ये सपना लेकर वो चले गए, उसी सपने को पूरा लेकर मैं आगे चल रहा हूं कि आज हिंदुस्तान के काफी यंगस्टर्स आज संघर्ष कर रहे हैं। आज की तारीख में, आज के दौर में मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। क्या सिनेरियो हमारे देश का, गौर करके देखिए। 2022 में हमारे देश की कंडीशन बिगड़ने वाली है, 2025 के अंदर हमारा देश और बर्बाद होने वाला है। ये आंकड़े नोट कर लेना। ये वायरस नहीं रहा, ये वायरस खिलौना बन गया है।
जैसे मौसम में सब्जियां चेंज होती है ना, वैसे वायरस चेंज हो रहे हैं, नया नया रूप लेके आ रहे हैं। आप सब अच्छे से जानते हैं कि 2020 के अंदर एक वायरस ने हिंदुस्तान में कदम रखा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। 2021 के अंदर फिर आया और मौत का रेशो बढ़ गया, बेरोजगारी का रेशो बढ़ गया। 2022 में फिर तैयारी हो रही है, 2025 में फिर आएगा, 2030 में फिर आएगा। हम में से कई लोग फिर बर्बाद होंगे, हम में से कई लोग फिर घर बैठ जाएंगे, कईयों की नौकरियां जाएगी, कईयों के धंधे चौपट हो जाएंगे। लाखों रुपया लगाने के बाद भी हम सिक्योर नहीं है, हमारा परिवार सिक्योर नहीं है, हमारे बच्चे सिक्योर नहीं है, हमारी जिंदगी सिक्योर नहीं है। उसके बाद भी हम उस काम के पीछे भाग रहे हैं जिसमें हम सिक्योर नहीं है, और जिस काम हम सिक्योर है उसको हम शक्ति निगाहों से देख रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए? हेलो, सिर्फ एक डिसीजन लेना है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े अचीवमेंट को लेना चाहते हैं, अपने नजरिए को, अपने विचारों को बदल लो, अपने तरीकों को बदल लो। मैं चैन से नहीं बैठता। लोग कहते हैं रवि जी आप स्टार डायमंड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कभी अपनी परवाही नहीं करता, क्योंकि मुझे तो इससे भी बड़ा करना है। मेरा जन्म स्टार डायमंड के लिए थोड़ी हुआ है, मेरा जन्म तो इससे कई गुना आगे पीने बनवाने के लिए हुआ है। मजबूर करूंगा कंपनी को कि इसके बाद नई नई पीने लेकर आओ। सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। किसी बड़े आदमी को सेटिस्फाई होते देखा है क्या आप लोगों ने? सबसे बड़ा नाम हिंदुस्तान और इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मिस्टर अमिताभ बच्चन जी है। आज भी सेटिस्फाई नहीं है, 80 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। हम उनसे बड़े हैं क्या? नो। तो हम क्यों भाई? हेलो, नरेंद्र मोदी जी अभी भी हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं, पूरी सफेदी छा गई, परिवार छोड़ दिया, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी, लगे पड़े हैं। क्यों? हम उनसे बड़े हैं क्या? रतन टाटा जो आज चल नहीं सकते, रतन टाटा को चलने में दिक्कत आती है, लेकिन वो आदमी अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। कभी जैगुआर खरीद रहा है, कभी जैक खरीद रहा है, सॉरी इंडियन एयरलाइन खरीदी ना, अभी जैक थोड़े दिनों पहले उन्होंने लैंड रोवर खरीदी, और अब उन्होंने एयरलाइन एयर इंडिया खरीद ली। चलना नहीं आता, झुकी हुई है कमरे से चलते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें अभी और भी बड़ा करना है। और हम लोग थोड़ा कुछ आया नहीं यार, अब नहीं अच्छा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सिमिलर थॉट के दोस्तों चलते गए, रोके नहीं। उन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, आज उस दुनिया में नहीं है। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने इस बिजनेस में काम किया और इस बिजनेस में सफल होने के 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको नोट कर लेना अगर आपको बहुत बड़ा इस बिजनेस में सफलता लेनी है। ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको आगे लेके जाएंगे। पहला पॉइंट, खुद का बिलीव लेवल कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि अगर आप कमजोर हो गए तो भगवान भी आपको इस बिजनेस में सफल नहीं बना सकता। अगर भगवान भी धरती पर जाएगा तो आपको सफल नहीं बना सकता। पहला, बिलीव लेवल कभी कमजोर मत होने देना। चाहे रामलाल रोके, चाहे श्यामलाल रोके, चाहे घर वाले रोके, चाहे दोस्त रोके, चाहे गांव रोके, चाहे शहर रोके, चाहे हिंदुस्तान रोके, रुकना नहीं है। और ये बात इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे पास इनकम आ रही है, मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि हम उस गरीबी से निकले हुए हैं। इस दुनिया के अंदर कोई भी आदमी, आपको लखपति बनाने के लिए पसीना नहीं पाएगा, आपको करोड़पति बनाने के लिए पसीना नहीं पाएगा। हेलो, एक आदमी वो पागल है जो आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए पसीना पाएगा। सिर्फ आपका साथ चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। पहला पॉइंट क्या करना है? खुद के बिलीव लेवल को कभी भी कमजोर, कमिटमेंट करते हैं। हेलो, हेलो, नहीं करोगे तो करोगे क्या? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सिस्टम के ऊपर अपने बिलीव को कभी कमजोर मत होने देना। और सिस्टम क्या है? आरसीएम बिजनेस। कंपनी के ऊपर अपने बिलीव लेवल को कभी भी कमजोर मत होने देना। एक प्रोडक्ट से जो कंपनी चालू होती है, आज हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट उसके पास है। गौर करना मेरी बात को। सन 2000 के अंदर एक कंपनी स्टार्ट होती है, इसके पास कुछ भी नहीं था। आज पूरा का पूरा इतना बड़ा साम्राज्य भिलवाड़ा के अंदर बना रखा है, जिसके लिए 12-13 फरवरी को आप लोगों को भिलवाड़ा की तैयारी करनी है। मुझे नहीं पता भगवान का है, मैंने देखा भी नहीं,
और शायद आप में से किसी ने देखा हो तो बता दो मुझको। नहीं। लेकिन फिर भी एक मूर्ति होती है जिसके सामने जाके हम हाथ जोड़ते हैं और मेहनत करते हैं कि ये भगवान मेरी जिंदगी बदल दे यार। बहुत संघर्ष हो गया। उस पत्थर की मूर्ति के अंदर भगवान है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन वो मूर्ति आपको थोड़ा सा दिमाग देती है, आपको समझ देती है कि मैं तेरे को प्लेटफॉर्म बता सकती हूँ, वो जगह बता सकती हूँ जहां पर तू एक बार धोप लेकर आ जा, मैं तेरी जिंदगी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। और वो है दोस्तों भीलवाड़ा। 12-13 फरवरी की डायरी नहीं भी लेना और जितनी तैयारी कर सकते हो कर लेना, क्योंकि आपको साक्षात वहां पे कंपनी के रूप में भगवान दिख जाएगा कि जिसके साथ हम जुड़ने जा रहे हैं वो कैसा सिस्टम है। हेलो, यस करेंगे 12-13 फरवरी की तैयारी? यस। पूरी ताकत लगा लेंगे। जब आप पूरी ताकत लगाओगे तो फिर कंपनी भी अपनी ताकत लगाएगी कि आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तेरी जिंदगी बदलने का इंतजार कर रही थी दोस्तों। सेकंड पॉइंट, सिस्टम के ऊपर आरसी पे बिलीव कमजोर मत होने देना। इसके ऊपर ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि 12-13 फरवरी को अपनी आंखों से देखकर आना कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं वो कितनी पावरफुल और कितनी बड़ी है। एक प्रोडक्ट से चालू हुई 500 प्रोडक्ट, हम बढ़ रहे हैं। सन 2000 में लोगों ने नेगेटिव बोला, ओके नहीं, लगातार इनकम रही है, लगातार प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता चला जा रहा है। एक पिकअप सेंटर हुआ करता था, आज हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है, हम ग्रोथ कर रहे हैं। एक डिपो हुआ करता था, आज पूरे इंडिया में 200 डिपो है, हम ग्रोथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात गौर कीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है, गौर करना मेरी बात को, जो 70 से 80% प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो आपको वहां देखने को मिलेगी। इसलिए 12 और 13 फैब आपकी जिंदगी का वो दिन होने वाला है जिस दिन आप साक्षात भगवान से मिलोगे। भीलवाड़ा जाके आप साक्षात उस भगवान से मिलोगे जहां 12-13 फरवरी को आप में से कई लोगों के सपने और बड़े होने वाले हैं, आप में से कई लोगों के सपने और ड्रीम और खुलने वाले हैं। किस तरीके से ये कंपनी आपकी जिंदगी में नए नए परिवर्तन लाने वाली है, वो सब चीजें आपको 12-13 फरवरी को मिलेगा। तैयारी करेंगे इसकी हम लोग। थर्ड पॉइंट पर मैं बात करता हूं, दूसरा तीसरा पॉइंट है वो है हमेशा आरसीएम के प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने बिलीव लेवल को मजबूत रखना। आरसीएम के प्रोडक्ट हमारी बिजनेस की वो जान है। इस प्रोडक्ट को जितना आप काम में लोगे उतना तेजी से आपका बिलीव लेवल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। सिर्फ आपको आरसीएम के प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना बिलीव करना है, उसका सबसे बेस्ट तरीका आपको डायमंड क्लब को कंप्लीट करते चले जाना है। डायमंड क्लब 10 तारीख तक होता है, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके घरों में खुशियां लाने वाला है। मेरे फादर ने एक पेंट से चालू किया था, तब चेक बना था 1,27,000 रुपए का, आज 500 प्रोडक्ट है। अब बताइए कि चेक कब होगा? बढ़ेगा, बढ़ता चला जा रहा है, इनकम बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों इनकम को रोक नहीं सकता क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बिल्ड कर लिया, और नेटवर्क की ताकत देखिए मेरे भाई, नहाता हरियाणा में है और पैसा आता है राजस्थान में। कपड़े धोते हैं हरियाणा में, पैसा आता है राजस्थान में। इट मींस नेटवर्क की ताकत है। एक बार अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग पे काम कर लिया, नहाएगा कोई और, इनकम आपको आएगी। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूँ, इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूं कि दुनिया के अंदर इंसान को इंसान की औकात नाप के पैसा दिया जाता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी सैलरी उस हिसाब से सेट कर दी जाती है, आप इंजीनियर हैं तो आपकी सैलरी उस हिसाब से सेट कर दी जाती है, आप बेरोजगार हैं तो आपकी सैलरी उस हिसाब से सेट कर दी जाती है, आप मजदूर हैं तो आपकी सैलरी उस अकॉर्डिंग सेट कर दी जाती है। वर्ल्ड के अंदर या हिंदुस्तान के किसी भी काम को जब आप करते हैं तो हमारी हैसियत, हमारी औकात के हिसाब से हमारी सैलरी को सेट कर दिया जाता है और उस हिसाब से हमें पैसा दिया जाता है। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो किसी से ये नहीं पूछती कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस गांव का है, तू किस शहर का है, तू किस कस्बे का है। सिर्फ एक चीज पूछती है, अगर तू कपड़े पहनता है और राशन खाता है तो इस बिजनेस का लखपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यापार जिसमें कभी भी किसी भी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पूछा जाता और वो आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए मेहनत कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। 16 साल पढ़ाई करते हो 16,000 की नौकरी के लिए, 16 साल पसीना बहाते हो, लाखों रुपया खर्च करते हो 20-25 हजार की नौकरी के लिए, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, ध्यान से समझना। हमारे राजस्थान के अंदर पिछले महीने एग्जाम हुए बीएड के, 37,000 बच्चों को बीएड के एग्जाम में नौकरी मिलने वाली थी। आवेदन गए थे 40 लाख। कितने?
40 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए, पूरा राजस्थान बंद, नेट वेट सब बंद, वैकेंसी 37,000, फाइट करने वाले 40 लाख, नौकरी कितनों को मिलेगी? बाकी का क्या होगा? बेरोजगार क्या होगा बाकी का? घर बैठ जाएंगे। साहब कह रहे दोबारा से तैयारी करेंगे तो उसके बाद तो 40 लाख रहेंगे क्या? कितने हो गए? पीछे से आए ना। फिर वैकेंसी रहेगी 37,000, फाइट करेंगे 60 लाख। अब सर फिर बोलेंगे फिर फाइट कर लेंगे। वैकेंसी रहेगी 37,000, बच्चे होंगे 80 लाख, फिर फाइट कर लेंगे। वैकेंसी होगी 37,000, फाइट करने वाले होंगे 1 करोड़, फिर फाइट कर लेंगे, जितने बूढ़े हो जाएंगे। फिर सरकार बोलेगी तू हो गया एक्सपायर, निकल बा, तू तो वैलिडिटी से भी ऊपर निकल गया। अरे किसकी फाइट कर रहे हो यार? साला फाइट कर करके दाढ़ी में सफेद आ गया, ये इनकम ही नहीं है। मेरी कॉलोनी के अंदर मैं सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा, बदमाश बच्चा था, बिगड़ा हुआ। सब मुझे बोलते थे बड़ा बिगड़ा हुआ लड़का है। मैं थैंक यू, इसमें क्या दिक्कत है? तो है, कुछ क्वालिफिकेशन तो है अपने पास। और मेरी कॉलोनी के अंदर बाकी सब माँ बाप अपने बच्चों को तैयारी करवाते थे। कोई कैट की तैयारी करा रहा है, कोई फैट की तैयारी करा रहा है, कोई बीएड की तैयारी कर रहा है, कोई ढमके की तैयारी कर रहा है। जिसको देखो किताबें लेके, अबे रवि पढ़ाई कर ले, मेरा काम कर, अब कुछ बन जा। और सबके चश्मे लग रहे हैं, सब मेरी उम्र के थे। जब भी देखो किताबों में घुसे रहते थे। अच्छा कॉलोनी में उनकी इमेज देखो, कितने पढ़ाकू बच्चे हैं। और इसको देखो निकम्मे को, सारे दिन साइकिल लेके घूमता रहता है। अरे पढ़ ले कुछ हो जाएगा तेरा, ऐसा मुझे बोलते थे। अब गौर करना सरवन जी, वो जितने मेरी कॉलोनी के पढ़ाकू बच्चे थे वो सब आज 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। और मैं मेरी कॉलोनी का सबसे निकम्मा लड़का। अब ये लड़का निकम्मा जब कोई BMW लेके कॉलोनी से निकलता है तो सारे बोलते हैं कि साला पूरी जिंदगी चश्मा लग गया, नंबर बदल गया, आंखें मोटी मोटी दिखती चश्मे में से, कमा 15,000 ही ना। और जब मैं BMW से निकलता हूं तो अब उनके माँ बाप पता है क्या बोलते हैं उनको? निकम्मो, तुमने जिंदगी में क्या किया? इसको देखो साला सबसे कमजोर था, BMW में घूम रहा है। तो बेटा पता क्या रिप्लाई देता है? बेटा बोलता है कि 20 साल पहले इसके पापा आपको आरसीएम बताने आए थे ना, तो आपको सुना था 20 साल पहले इसके फादर ने जब आपको आरसीएम बताने आए थे तो आपने बोला था कि शर्मा जी पागल हो गए। और हमें ज्ञान दे रहे हो कि तुम पढ़ाई करो, साला पढ़ा 15 साल नौकर बना दिया। मैं करके रहेंगे घाट के बीच में अटक गए। मैं गेट के एग्जाम में पास हो सके, मैं जिंदगी में कुछ कर सके। और ये हर दूसरे घर की कहानी है। मना मत करना, नहीं तो नाक पीछे हो जाएगी। मना कर दिया तो। एजुकेशन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन उसी एजुकेशन से अगर आप नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो मुर्दापूर्ण काम कर रहे हैं। इस दुनिया के अंदर कोई भी नौकरी करके बड़ा नहीं बन सकता। नौकरी बोलती है कभी भूखा मरने दूंगी नहीं और पैसे वाले बनने दूंगी नहीं, तेरे में ताकत है जितनी लगा ले। ऐसा कभी आप लोगों ने सुना कि शाहरुख खान अपने बेटे को बोलेगा निकम्मे अच्छी पढ़ाई कर नौकरी मिल जाएगी तेरे को? वो कभी बोलेगा उसको? नो। क्यों? तू शाहरुख खान के पूछ है क्या? कहां है विचार? सीन निकले में क्यों नहीं बोलेगा? कारण बताइए मुझे, कारण बताइए क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको पता है, वो जानता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के 20% लोगों में आ चुका है। उसको पता है कि हिंदुस्तान के 80% लोग हैं, 80% लोग हैं जो मेरे बच्चे की जिंदगी को बना देंगे। और हम क्या कर रहे हैं? उनके बच्चों की जिंदगी को बनाने में लगे हैं। जितनी चर्चा आपने आरसीएम की नहीं करी
होगी उससे कई गुना ज्यादा चर्चा हम में से कई लोगों ने करी होगी कि आर्यन अंदर है। बताया क्या तेरे को? शाहरुख खान का बेटा अंदर है। किस किस केस में क्या पता है? देखो धाराएं तक याद है। अब तुझे तेरे बच्चे का फ्यूचर याद है क्या? लेकिन देखो शाहरुख खान के बेटे पे कितनी धाराएं लगी हुई सब याद है। हम किस दिशा में जा रहे हैं मेरे भाई? हरियाणा में इलेक्शन होते हैं और चर्चा हम ऐसे करते हैं जैसे कि मिनिस्टर तो हम ही बनने वाले हैं। दैट्स कॉल्ड ए किलिंग, टाइम किल करना। आप किसी भी बड़े आदमी को टाइम किल करते हुए नहीं देखोगे मेरे भाई। मेरे पास भी संडे पड़ा था, मैं भी टीवी देख सकता था, मैं भी आज संडे के दिन एंजॉय कर सकता था, मैं भी घूम सकता था, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने किसी और का नाम मुंह से निकाला इसका मतलब वो उसकी पब्लिसिटी कर दी। आपको नहीं पता कि आप अनजाने कितने लोगों को करोड़पति बना रहे हो, आप नहीं जान रहे इस बात को। आपको नहीं पता कि आपका एक वर्ड, आपका एक शब्द कितना बड़ा काम कर जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मोदी जी ने अपने आप को बेचना सीख लिया और हम लोगों ने उसको ज्यादा शेयर दे दी, प्रमोट कर दिया, इसलिए मोदी जी हो गए, राहुल जी गांधी जी हो गए। रीजन इज दैट हमने अपनी जिंदगी का मैक्सिमम पार्ट किसी और को करोड़पति बनाने में लगाया और आरसीएम कह रही है बेटा यही काम अब तू मेरी पब्लिसिटी करने में लगा दे, मैं तेरे बच्चे को सुपरस्टार बना दूंगी, तेरे बच्चे को। मत करो अपने समय को खत्म, मत करो अपने टाइम को किल किसी और की जिंदगी बनाने में। ये वक्त जो हाथ से निकल गया ये वापस नहीं आने वाला। वक्त एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो कभी पकड़ में नहीं आ सकती। पिघल रहा है, स्क्रिप्ट की तरह जा रहा है धमाधम, चाट गए खा लिया फायदा कर जाएगा। समय को काम देना सीख गए, जिंदगी बना दोगे मेरे भाई। कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि शाहरुख खान जी बच्चन जी की पिक्चर देख रहे हैं, कभी सुना आप लोगों ने? कभी ये सुना आपने कि नरेंद्र मोदी जी टीवी देखते हुए पकड़े गए 3 घंटे? कभी सुना आप लोगों ने? हेलो, क्यों? हम इन लोगों से वो चीजें सीखते हैं जो ये बेचना चाहते हैं। गौर करना मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। हम इन बड़े लोगों से वो चीजें सीखते हैं जो ये बेचना चाहते हैं और ये बेच के ये बड़े बन जाते हैं। हम उन लोगों से वो चीजें नहीं सीखते जो हमें सीखनी चाहिए। यानी ये लोग कभी टाइम किल नहीं करते, ये अपने समय को पहचानते हैं, ये अपनी पब्लिसिटी अच्छे से करना जानते हैं, ये अपने प्रोडक्ट को बेचना जानते हैं। अमिताभ बच्चन क्या है? अमिताभ बच्चन को स्टार नहीं है, वो प्रोडक्ट बन गया, वो ब्रांड बन गया। हमने किसको बेचा? ब्रांड को बेचा। ब्रांड को बेच के बच्चन जी को सुपरस्टार बना दिया क्योंकि ब्रांड बन गए थे। आरसीएम यही कहती है हम तेरे को ब्रांड बना देंगे, सिर्फ एक बार मेरा हाथ थाप ले और मेरे साथ चलना स्टार्ट कर दे। रवि शर्मा क्या बन गया आज की तारीख में? मैं क्या बन गया? आरसीएम का ब्रांड बन गया। मुझे बेचने, मुझे लोग बेच रहे हैं, मुझे शेयर कर रहे हैं। और जिस दिन आप बिकना चालू हो गए ब्रांड बन के, उस दिन आपका साथ पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। आप इतनी भी कोशिश कर लो पैसा से छुड़ाने की, पैसा साथ नहीं छोड़ेगा। और आरसीएम बिजनेस आपको ब्रांड बनाना चाहती है, आपके समय का सदुपयोग करके आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहती है। और ये कहती है कि सिर्फ पब्लिसिटी करनी है तो मेरी कर, किसी और की पब्लिसिटी करेगा, किसी और को स्टार बनाएगा और आरसीएम की पब्लिसिटी करेगा, तेरे बच्चे को सुपरस्टार बनाएगा। निर्णय आज आप लोगों को लेना है कि क्या करना और क्या नहीं करना। भैया अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, किसी की बैंक की किस्तें बाकी है, किसी के बच्चों की स्कूल की फीस बाकी है, किसी का घर का किराया नहीं जा रहा, किसी की मोटरसाइकिल किस्तें नहीं जा रही है, घर की स्थिति हिल चुकी है, धंधा पानी बचा नहीं है, डरे हुए अंदर से घबराए हुए हैं और रोज भगवान के अगरबत्ती जला के एक ही दुआ करते हो, हे प्रभु अब कोई वायरस लेके मत आना। 2 साल में हमारी हालत खराब हो गई। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस। करते नहीं करते भगवान से प्रार्थना? क्या प्रार्थना करने से वायरस उठ जाएगा? है जी? भगवान बोलेगा यार तेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रखी थी, समझ में नहीं आ रही। और मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कितने भी वायरस आ जाए, आने दे, मेरी क्या फर्क पड़ने वाला है। अरे मेरे भाइयों, पिछले 2 साल का इतिहास बता रहा हूँ आरसीएम का। पिछले 2 साल के अंदर सारी इंडस्ट्रियां फ्लॉप। सारे वर्ल्ड वॉर के अंदर हिंदुस्तान की ट्रेनें नहीं रुकी, वो रुक गई। 2 वर्ल्ड वॉर हो गए, हिंदुस्तान की ट्रेनें नहीं रुकी, उन ट्रेनों को सारे ने रोक दिया। जहां पर पूरा देश रुका पड़ा था, लोग रो रहे थे, उस समय हम एक टांग पे नाच रहे थे और जैसे कि सुनील जी ये मोटे होते जा रहे थे। कारण इज दैट कि 2 साल के आरसीएम के इतिहास के अंदर कोविड में आरसीएम बिजनेस ने 30% से ज्यादा की ग्रोथ करी है।
हेलो, हेलो। कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। 100 करोड़ का क्लब मैंने क्रॉस किया, 100 करोड़ का क्लब क्रॉस कर दिया मैं। कब क्रॉस किया? कोविड वायरस में, कोरोना में। बड़े बड़े शेखों को मैंने रोते हुए देखा इस वायरस के अंदर, और माशरा था। कारण कोविड के अंदर भी वायरस कितना भी चले जाए वर्किंग में था, क्योंकि 2 चीजें सिखाई हमारे को। गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इस दुनिया के अंदर 2 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस समय 2 लोग नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं, 2 लोग नेटवर्क बना रहे हैं, एक आरसी और दूसरा कोरोना। पूरे इंडिया में 2 लोग नेटवर्किंग पर काम कर रहे हैं इस समय। और नहीं तो चेक कर लो, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जाओ, और आपने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया तो वो क्या बोलेगा? आप मेरे घर लग जाओ, मैं 13 जाऊंगा। वो आपको ज्वाइन कराएगा, करेगा नहीं करेगा? हेलो, अब कोविड के पेशेंट के पास ले जाओ जिसको कोरोना हो रखा है, उसके गले लग जाओ, वो क्या बोलेगा? आप मेरे गले लग जाओ, मैं 13 जाऊंगा। इस समय पूरे हिंदुस्तान में 2 लोग नेटवर्किंग की ताकत बता रहा हूं, 2 लोग नेटवर्क बना रहे हैं, तो आरसीएम बना रहा है, कोरोना बना रहा है। अब देखना फर्क है। आरसीएम बिजनेस तो पिछले 20 साल से नेटवर्किंग समझाने की कोशिश कर रहा है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होते हैं, समझ में नहीं है। इस कोरोना ने 2 साल में सिखा दिया। सिखाया नहीं सिखाया? आप सोच कर देखिए कि 2 साल में इस नेटवर्किंग को कोरोना ने बना बना के, नेटवर्क बना बना के, नेटवर्क बना बना के, नेटवर्क बना बना के हम सबको घरों में कैद कर दिया। अब फर्क देखिए दोनों की नेटवर्किंग का। कोरोना वायरस ने नेटवर्क बनाया तो घर बर्बाद हुए, लोगों की नौकरियां गई, लोगों के व्यवसाय चौपट हुए, यहां तक कि परिवार में से लोगों को जान से मार दिया। मेरी कॉलोनी के अंदर एक 3 साल की बच्ची के माँ और बाप दोनों एक्सपायर हो गए। इस बच्ची का क्या होगा? मेरी कॉलोनी के अंदर मैंने सच्चे 7-7, 8-8 साल के बच्चों को मरते हुए देखा है। पूरे के पूरे परिवार के मुखियाओं को इस धरती से मैंने 2 साल में जाते हुए देखा है। ये था कोरोना वायरस का नेटवर्क, जिसने नेटवर्क बना बना के परिवारों की जिंदगी और देश के देश तबाह कर दिए। और अब दूसरे नेटवर्क की बात करते हैं, वो आरसीएम का नेटवर्क, जो 20 साल से हम आपको समझा रहे हैं। इसने नेटवर्क बना बना के लोगों को आबाद कर दिया। जिस कोरोना ने लोगों की रोजी रोटी छीन ली, आरसीएम बिजनेस के नेटवर्क ने उनको रोजी रोटी दी। गौर करके देखिए, इस 2 साल के पीरियड में कईयों के धंधे चौपट हुए तो कईयों की सैलरी आती होगी और कईयों को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, मार्च 2020 के अंदर भी जिनका जितना चेक बना था उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। दिसंबर 2020 में भी जिनका जितना कमीशन बना था अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, और टिल सितंबर 2021 में भी जिसका जितना कमीशन बना अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी जिसने वायरस के अंदर भी किसी का पेमेंट नहीं काटा, किसी का इंसेंटिव नहीं रोका और आधा नहीं किया, पूरा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और आप में से कई लोग जो 25-25 साल किसी की नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी एक वायरस के कारण आपकी सैलरी आधी कर दी गई। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? Yes. 25 साल आपने फैक्ट्री में नौकरी करी, आपको नौकरी से उठा के बाहर फेंक दिया गया। 25 साल आपने जिंदगी में किसी को दिए और उसने चक्के में आपको बाहर कर दिया कि उसके पास पैसा ही नहीं देने के लिए। लेकिन इस 2 साल के पीरियड में आरसीएम बिजनेस ने यह बता दिया कि कोई भी तुम्हारा साथ और हाथ छोड़ दे, लेकिन आरसीएम तुम्हारा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कितना बड़ा वायरस आ जाए, कितना बड़ा छोड़ेगा। बात समझ में रही है आप लोगों को? समझिए इसकी ताकत को। एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मत सुनो उन लोगों की जो आपकी जिंदगी तबाह करते हैं। निकाल के बाहर फेंको उन लोगों को अपनी जिंदगी से जो आपके साथ इस बिजनेस को जोड़ने को तैयार नहीं है। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जो पैसा देते हो सामान मिल जाता है और मौका मिलता है कि अब तुम इस बिजनेस में नाम कमा सकता है, पैसा कमा सकता है, सम्मान कमा सकता है, इज्जत कमा सकता है। मैंने यहाँ पे किसी को थोड़ी बोला मुझे माला पहनाओ, मैंने किसी को बोला था मुझे माला पहनाओ भैया, मैंने किसी को बोला कि गिफ्ट लाके दोगे, आप गिफ्ट दोगे तो ही मांगूंगा। ये क्यों हुआ?
क्योंकि इनको पता है कि आज एक शख्स वहां से चलकर आ रहा है, वो मेरी टीम को बताएगा, मेरी टीम को पॉजिटिव करेगा और इस टीम में से बहुत से ऐसे डायमंड निकलेंगे, हीरे निकलेंगे जो इस बिजनेस के स्टार बनेंगे, जो इस बिजनेस का भविष्य बनेंगे। इसलिए इनके दिल से दुआएं निकली, और जब दिल से दुआ निकलती है तो इंसान आबाद हो जाता है, जब दिल से दुआ निकलती है तो आबाद ही बर्बाद हो जाता है। मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, लेकिन आरसीएम बिजनेस में हमेशा आपको दुआएं मिलेगी, बस दुआ कोई नहीं देगा, क्योंकि आप किसी के घर में रोजी रोटी पहुंचाने का जरिया बनते हैं। यस यस फ्रेंड्स, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी के लिए बहुत कुछ है। अगला एक पॉइंट और बताने जाना जिसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ हमेशा सिस्टम में बने रहिए। आप में से बहुत यंगस्टर बैठे होंगे, बहुत सी महिलाएं बैठी है। आज एक कसम खा लो, यहां से घर पे जाने के बाद मैं अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से फोन पर बात करूंगी, मीटिंग कैसी लगी उनको फीडबैक दूंगी, उसके बाद होम प्लान, होम मीटिंग डिजाइन करूंगी और अपने अपलाइन को बुलाऊंगी। इतना सा काम करना है। यस इतना सा काम करना है। 6 महीना, 5 से 6 महीना, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, मेरे को नहीं पता। 5 से 6 महीने अपने आप को इस बिजनेस का स्टूडेंट बना लेना, बच्चा, और सिर्फ आपको अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन की बातों को फॉलो करना है। बातें कितनी सी है? सर मुझे प्रोग्राम अच्छा लगा, मैं बिजनेस बहुत अच्छे से करना चाहता हूं, मैं अपने घर में 10 लोगों को बुला के आपकी मीटिंग कराना चाहता हूं, आप डेट और टाइम दोनों बता दीजिए, आपके अपलाइन हाथों हाथ बताइए। पता हो क्या बोलेगी? इसी दिन का तो इंतजार था मेरे लाल, कहां था? आप मेरे बच्चे गले लग जाए। अच्छा, वो किसका बिजनेस उठाने के लिए आ रही है? खुद का नहीं, आपका। इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है, अपलाइन भूखी सो जाएगी लेकिन डाउनलाइन को भूखा नहीं सोने देगी। यस इस मीटिंग की तैयारी आपने करी थी क्या? आपने करी थी क्या? किसने करी थी? सरवन सिंह जी और पूरी टीम ने। ये लोग पिछले 10-15 दिन से पसीना बहा रहे हैं, तब जाके आप इतने लोग इकट्ठे हो गए। कारण क्योंकि आपके चेहरों पर घरों में मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, खुशियां देखना चाहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है, बुढ़ापे के अंदर हमारा खुद का बेटा हमें रोटी देगा या नहीं देगा हमें नहीं पता, लेकिन बुढ़ापा हो चाहे जवानी हो, आरसीएम में आपकी अपलाइन आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरने देगी। भूखे भी होगे तो अपने घर में बिठा के रोटी खिलाएंगे, सुलाएंगे कि तू यहीं पे रहे, तू यहीं पे सो, और ट्राई करके देख लेना। यस मुझे नहीं पता कि आपके घर में जब कार आएगी तो आपके घर वाले खुश होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मेरे घर में कार आई थी तो सबसे पहले मेरे पड़ोसियों ने टीवी फोड़े थे। उसके बाद मेरे रिश्तेदारों ने ऐसे ऐसे किया था, वो गाँव में करते ना। अरे मुझे नहीं पता कि जब आपके घर में खुशियां आती है तो आपके पड़ोसी कितने खुश होते हैं, रिश्तेदार कितने खुश होते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग पराये के सुख से दुखी है। यस पॉइंट। लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितने पराये के सुख से दुखी है। और जब आरसीएम बिजनेस में आपकी डाउनलाइन में कार आएगी ना, तो सबसे पहले आपकी अपलाइन एक टांग तो नाचेगी। यही चीज मेरे को देखी थी तेरे घर। यहाँ पर उल्टा सिस्टम है, भैया खुशियां मिलती है हमें। आज आप में से एक भी बंदा नया रॉयल्टी में पहुंच गया ना मेरे भाई, तो यहाँ पर हम नाचेंगे। आपकी खुशियां आपकी, इनकम आपकी, पैसा आपका, सम्मान आपका, और नाच हम रहे हैं। कितने पागल है हम लोग। ये देता है आरसीएम बिजनेस। इसलिए आप जितने नए लोग यहाँ पर आए हैं, मेरी बात को नोट कीजिएगा। आपने कल ज्वाइन किया है, परसों किया है, आज करने वाले हैं, और जो नहीं करने वाले उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, वेलकम आपका, क्योंकि आप हमारे बच्चों का भविष्य है, आना तो पड़ेगा। यस क्योंकि भविष्य के आंकड़े बता रहे हैं 2025 इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की, हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग सबसे बढ़ती हुई इंडस्ट्री, जिसके अंदर आरसीएम इंडिया की मानी हुई कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है ना। रोक सको तो रोक लो। आपके समझ में नहीं आएगा तो अगली मीटिंग में रामलाल और आने वाला है। बहुत लोग हैं हमारे पास, 140 करोड़ आदमी है, तू नहीं तेरा भाई सही। अब सोच लो कि भाई को सफल बनाना है या अकेले आप लोगों को लेना। मेरे भाई से याद रखना, गलत फहमी दिमाग से निकाल देना कि अगर मैंने आरसीएम नहीं किया तो नहीं चलेगी। मेरे पड़ोसी भी यही सोचते थे। अब देखते हैं ये कैसे चलती है।
मुझ पर दाव दे देंगे। आज उनकी ये हालत है कि जिनकी उनकी मोटरसाइकिल की कीमत है ना, उतनी मेरी गाड़ी का टायर आता है। यस मोटरसाइकिल की कॉस्ट है, जितना मेरी गाड़ी का टायर आता है। आज रवि शर्मा कोई चीज देखता नहीं है, महसूस तो नहीं करता है। जो चीज पे हाथ रख देता हूं ना, वो मेरी हो जाती है। हेलो, आज मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, पैसा मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। कल एक सज्जन आए थे दिल्ली से। मेरे घर में क्या है, मेरे कजन सिस्टर की शादी है, 2 दिन का प्रोग्राम है, और आज मुझे खूब गालियां पड़ी है। अब तो बेशरम आ जा फंक्शन में, अगर नहीं आऊंगा फिर आरसी की मीटिंग में जाऊंगा, तुम साले 4 हो, मैं 400 हूं। तुमको 4 गालियां देखोगे, मैं 400 मैं तो लगूंगा। और मैं शर्मा जी को यही कह रहा था, अभी बात हुई थी ना, मैंने शर्मा जी मुझे जल्दी फ्री कर देना, क्योंकि मेरे को यहाँ से 9 घंटे की जर्नी करनी है। मेरे को यहाँ से 9 से 10 घंटे की ड्राइव करनी है। मुझे ड्राइव मेरा पैशन है, मेरा शौक है। अब आप लोग सुनो, ड्राइवर क्यों नहीं रखते होते, बड़े आदमी है तो शैतानी दिमाग खूब है। उतना पैसा आता तो ड्राइवर लेके क्यों नहीं आए? हम लोग कौन समझे कि घर में शादी है, वहां पे भी तो आदमी चाहिए। सबको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो कौन संभालेगा? फिर घर वाले और गालियां बकेंगे कि सारा खुद तो गया, ड्राइवर भी ले गया। और मुझे इसलिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ से 2 घंटे की जर्नी करनी है। एक सिंपल से थॉट है, कुछ समय के लिए अगर आप अपने परिवार को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको दुखी कर दो, लेकिन कुछ समय बाद आपकी फिर से इनकम इतनी भागेगी कि आज अगर मेरी बहन को यहाँ से जाने के बाद मैं 1 लाख रुपए की घड़ी भी गिफ्ट कर दूंगा ना, वो सब भूल जाएगी, कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, बात आ गया। बिल्कुल जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्त। मेरा सीए पागल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोलता आदमी राक्षस से सारा पकड़ दिन काम करता, पकड़ दिन सोता है, इसका अकाउंट संभालते परेशान हो गया मैं। इतना पैसा नहीं आता है क्या? मैं आज दोस्तों ये कंडीशन है कि मेरे को साल में एडवांस पे भरना पड़ता है 4 लाख, बिकॉज ऑफ आरसी बिजनेस। इसकी ताकत है मजबूत। आज जिस चीज पर हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है, मुझे सोचना नहीं पड़ता। जिस गाड़ी को सोचता हूँ गाड़ी घर में खड़ी हो जाती है। जितनी प्रॉपर्टी जहाँ खरीदी 2 मिनट में खरीद लेता हूँ, यहाँ पर सोचना नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की, एक भी लोन नहीं चलता। टोटल एसेट्स, नो लायबिलिटी, कोई दायित्व नहीं है, टोटल संपत्ति। रीजन आरसी। दिल्ली था, एयरपोर्ट पे, बड़े दिनों बाद एयरपोर्ट खुला। बंगाल जाना था मीटिंग करने, कैलकाटा मैंने मीटिंग करी, सॉरी आसनसोल कैलकाटा उतरा मैं फ्लाइट से, वहां पे उतरा। लाइफ देखिए, इसे कहते हैं लाइफ। एक सज्जन मेरे साथ खड़े थे, बड़े बिजनेसमैन थे, मैं भी वहीं खड़ा खड़ा घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी आज रात में कितने की है? दुकान वाला बोला भाई साहब लगभग 80-70 की घड़ी है। और वो सज्जन बड़े रेपुटेड लग रहे थे, मैं सिंपल अपने जींस टी शर्ट में बड़ा आइयो, मैं बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन लगता है यार, थोड़ी कंसेशन हो जाएगी क्या? उसने बोला सर आप क्या करते हैं? बोले मेरी फैक्ट्रीज है, ये है वो। देखिए फर्क देखिए कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी फैक्ट्रियां थी। उसके बाद वहां पे खड़ा होकर सोच रहा है इस घड़ी को लूं ना लूं। और यहाँ पे रवि शर्मा ने अपना कार्ड दिखा रहा है, ये पकड़ जल्दी से बिलिंग कर, घड़ी दे, मेरे को पहनना है, फ्लाइट में इंतजार करना है, निकलना है, क्योंकि मुझे पता अगले महीने फिर आने वाला क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन सिक्योर नहीं है सर। चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज ओपन चैलेंज करता हूं। मुझे एक आदमी लाके बता दो जो जीरो इन्वेस्टमेंट के, विदाउट इन्वेस्टमेंट के जो आज महीने का इतना पैसा कमा रहा है। आप चाहे उसको 25 लाख बोलो, 50 लाख बोलो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर महीने का 1 लाख रुपए भी कोई कमा रहा है ना विदाउट इन्वेस्टमेंट के, वो उसके इन्वेस्टमेंट करने वाले आदमी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। विदाउट टेंशन, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक काम, 5 साल भूत बन जाओ, भूत 5 साल इस बिजनेस के भूत बन जाओ। छोड़ दो, घर को छोड़ दो, बीवी को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, एक उम्र की सकल 5 साल। और बीवी आए, आप भी यही देखिए, आप भी यही बोलो, मुझे भी नहीं देखनी। देखते 5 साल बाद कौन रॉयल्टी पाता है, कौन टेक्निकल पाता है। सिर्फ 5 साल और 5 जन्म की गारंटी, 5 पुश्तों की गारंटी। मैं तो बिलीव नहीं करता 50 साल का, 5 साल या 50 साल तो खत्म, 5 साल की मेहनत और 5 जन्म की गारंटी। ये 5 साल आपकी आने वाली 5 पुश्तों की जिंदगी बना देगा मेरे भाई।
और लाइन वाइज फोटो लगेगी सारी, ये सारे दादाजी का आशीर्वाद है, फैक्ट है। इसलिए कहते हैं दीवानगियां। मैंने तो मेरा एक नया मकान खरीदा, उस मकान के कांच के ऊपर भी आरसी लिखवा दिया, देखते हैं कौन रोकता है मुझको। और आपस के लोगों ने फोटोग्राफ देखे होंगे, मैंने फेसबुक पे डाला था। यस यस ये होती है दीवानगी, ये होता है अंदर का भूत। इसलिए अपने भूत को मरने मत दो, उस भूत को जिंदा कर दो, राक्षस बन जाओ। राक्षस जब तक इस बिजनेस की टेक्निकल ना ले लो, मैं शांति से सोने वाला नहीं हूं। वरना तो सो जाओ, नहीं तो घर जाके सो लो, वही बात है। 140 करोड़ में कितने बैठे हैं यहाँ पे? 500, 700, 1000 अभी और पड़े हमारे पास, खूब है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ढूंढने वाली है नहीं सर, चलती रहेगी और जब तक ये मैन्युफैक्चर होता रहेगा, आरसीएम फलता रहेगा, फूलता रहेगा, क्योंकि ये सामान क्यों देता है? बच्चा पैदा होता है तब से लेकर आरसीएम का प्रोडक्ट काम आना स्टार्ट होगा, और जब मर जाओगे तब भी आरसीएम का प्रोडक्ट काम आएगा। मरिया दिखता है, सफेद चादर ला रहे आरसीएम की। बच्चा पैदा हुआ क्या, बच्चों के कपड़े लिया आरसीएम के। हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट है जो बच्चे जन्म से लेके मरने तक आपको अवेलेबल है। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो अपनी किस्मत को दोष मत देना, अपने आप को ही दोष देना कि मेरी मुहूर्त था, मेरी किस्मत मुहूर्त नहीं थी, मेरी किस्मत तो मैं किसी जगह पर लेके गई थी, पर मेरे को डिसीजन लेना नहीं आया। और वो समय ज्यादा दूर नहीं है कि थोड़े दिनों बाद लोग ये नहीं पूछेंगे कि भैया आपका बेटा कितना कमाता है, कौन सी नौकरी करता है। थोड़े दिनों बाद लोग ये पूछेंगे कि क्या आपका बेटा आरसीएम बिजनेस का एमरेड अचीवर है क्या? हाँ, अच्छा फिर लड़की देखिए। एग्जीक्यूटिव के अंदर एक अमृत को खड़ा कर दो जो कुंवारा है, जिसकी इनकम आज से 1 लाख रुपया महीना आ रही है लगातार, और उसके बाद वो कुंवारा लड़का ये पूछ ले इस पूरी भरी मीटिंग में कि मैं इससे शादी कौन करना चाहता है। बताइए कितने माँ बाप के हाथ खड़े हो जाएंगे। और उसको ये पता लग जाए कि महीने का इतना कमाता है, पूरे हिंदुस्तान में इसका अपना नाम है, पूरे इंडिया के अंदर इतनी लड़कियों की लाइन लग जाएगी कि शादी करते करते परेशान हो जाओगे। हर स्टेट में एक बीवी होगी, होनी नहीं चाहिए, मजाक कह रहा हूँ, सीरियस मत ले। मैं तो बाद में मेरे को फिट हो गया, आपने नहीं थी, मैंने कोई राय नहीं की, मजाक कर रहा हूँ। बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये रेवोल्यूशन है और इस रेवोल्यूशन को समय पर पहचान लो। 18 साल 20 साल का ये बच्चा हुआ है, अभी बड़ा नहीं हुआ है, आने वाला भविष्य इंतजार कर रहा है। 2025 के अंदर इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी। फर्क ये नहीं पड़ता कि इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी, फर्क ये पड़ता है कि उस 65,000 करोड़ में मेरा बिजनेस कितना होगा, मैं कितना खा सकता हूँ, उतना खाने की ताकत है अपने अंदर। अपने अंदर जुनून पैदा कर लो कि 65,000 करोड़ के अंदर श्रवण जी का टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़, आपका टर्नओवर होना चाहिए 50 करोड़, आपका टर्नओवर होना चाहिए 70 करोड़। ये भूख पैदा करिए। इंडस्ट्री तो आसमान छू रही है, हम कहां पर हैं? महत्वपूर्ण ये है। और तो नहीं हो रहे? नहीं। कितने लोग हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से जो बोल रहे हैं। और फ्रेंड्स ये बातें मैं आपको और भविष्य के अंदर बेहतर करने के लिए बता रहा हूं। मैं कह देता हूं कुछ साल 5 साल अगर आप डेडिकेट होकर काम कर लिया इस बिजनेस के अंदर, मैं गारंटी देता हूं जिंदगी भर पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही काम करना है, एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से टच में रहना, जो आखिरी पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था। दूसरा, टारगेट्स के ऊपर हमें काम करना है। टारगेट, जिस इंसान की जिंदगी में कोई टारगेट नहीं होता वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता, वो घूमता रहता है, खिचड़ी बन जाती है उसकी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, और उलझ जाता है। जैसे जलेबी देखिए ना आपने, उलझी हुई मरती, उसको खुद को नहीं पता होता वो कहां से चालू हुई, कहां खत्म हुई। सिमिलर थॉट यहाँ पर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना है, तो आपको याद रखना जो भी टारगेट आपके सेट किए जाते हैं आपके अपलाइन के द्वारा, चाहे वो 5,000 का डायमंड क्लब हो, चाहे वो 10,000 का स्टार डायमंड क्लब, सॉरी सुपर डायमंड क्लब हो, चाहे वो स्टार डायमंड क्लब हो, चाहे वो क्राउन क्लब हो, चाहे कोई भी टाइप का टारगेट हो, यूटी चार्ज का हो, गुड डॉट का हो, फोकस बना लीजिए कि हमें, मान लेते हैं कि आपके सामने 4 टारगेट है, तो आपको उससे डिसाइड करना है कि मैं अपनी टीम के सामने इस टारगेट पे काम करूंगा। मतलब मेरी पूरी टीम न्यूट्री चार्ज पे काम करेगी, मेरी ये टीम गुड डॉट पे काम करेगी, मेरी ये टीम इसके ऊपर काम करेगी। आप इस तरीके से अपने टारगेट को सेट करना सीखिए मेरे दोस्तों। मैं 5,000 बिजनेस वाले में 1 तारीख को करता हूं डायमंड क्लब, अच्छा नहीं करूंगा तो मेरे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप चेक करोगे क्या मेरे आगे? लेकिन मैं कर रहा हूं, क्यों? जब मैं खुद एग्जाम्पल नहीं बनूंगा, मैं खुद वो काम नहीं करूंगा, तो मैं आपको कैसे कहूंगा? मैं आपको क्या बताऊंगा? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे को जाने नहीं देगा अंदर से, मैं अंदर से बोल ही नहीं पाऊंगा बातें जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। इतने गजब के प्रोडक्ट है मेरे भाई, एक बार काम में लेके देख लेना। फुट क्रीम
मेरे को पता नहीं आप में से कितनी महिलाओं ने काम में ली होगी, नहीं तो आज मैं कहने को फुट क्रीम काम में ले लेना। एडियां इतनी फटती है औरतों की, परेशान है, अच्छी अच्छी क्रीमें काम नहीं कर रही, पाँव धो के फुट क्रीम को काम में ले लेना, 10 दिन बाद रिजल्ट देखना इसका। मेरे घर में यह हालत है कि 25 से 30 फुट क्रीम मेरे यूं निकलती है हर 2-4 दिन के अंदर। रीजन इज दैट प्रोडक्ट काम में लिया तो क्वालिटी का पता चला। हेलो, यस, समझ में आ रही मेरी बात? मैंने हर चीज को क्लियर किया। आरसीएम क्यों करता है वो बताया, क्या कारण है वो समझाया, नहीं करोगे तो क्या करोगे वो बताया, अपने पे भरोसा करना, प्रोडक्ट्स पे बिलीव करना, सिस्टम पर बिलीव करना वो बताया। 12-13 फरवरी को भिलवाड़ा में जाना ही जाना है, उसके ऊपर मैंने फोकस किया 100%, क्योंकि वहां भगवान बैठे हैं, उनको अपनी आंखों से देखोगे तो अपनी ताकत पहचान में आ जाएगी। क्योंकि वहां पर जाने के बाद आरसीएम आपको अपना भगवान नहीं दिखाएगा, आरसीएम आपको आपसे मिलाएगा कि तू क्या कर सकता है वो बताया। कोरोना के अंदर किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है वो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, किस तरीके से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, नेटवर्क से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में बताया, कैसे अपलाइन के साथ हमें मिलकर काम करना है वो मैंने तरीका बताया, प्रोडक्ट्स को कैसे काम में लेना है वो बताया, प्रोडक्ट काम में लोगे उसके रिजल्ट क्या आएंगे वो बताया, आने वाले समय में बिजनेस क्या होने वाला है वो बताया, कल को नया वायरस आएगा, नए चैलेंज आएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाए, उस कंडीशन में बिजनेस आपका कैसे साथ देगा वो बताया। हर चीज से मैंने आपको अवेयर किया, हर चीज के मैंने पॉइंट्स लिए, हर चीज मैंने आपकी क्लियर करते हुए आगे बढ़ा। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो दोस्तों मैं फिर बोल देता हूं, अभी भी अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेना, अपने दिमाग से गंदगी निकाल देना। याद रखना, यहां से नहीं खाओगे बाहर से तो खाओगे, खाना भी पड़ेगा और नहाना भी पड़ेगा। इंसान खाने बिना रह नहीं सकता और नहाए बिना रह नहीं सकता, कपड़े बिना रह नहीं सकता, और ये तीनों चीजें आरसीएम देता है, आरसीएम में अवेलेबल है। और जिस दिन अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाए, जिस दिन 200-500 का चेक आना स्टार्ट हो जाए, उस दिन आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो हकीकत के अंदर वो जो सच बातें बोलकर गया था, आज मेरे खाते के अंदर 200 रुपया आया, 500 आया, और धीरे धीरे ये कन्वर्ट होएगा 5,000 में, 50,000 में, 5 लाख में, 50 लाख में, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि 5 करोड़ में भी कन्वर्ट होगा। यस, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई होता है ना। कोरोना मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साल में देश रोक दिया, अब 2025 में हम मल्टीप्लाई होने वाले हैं। अब की बार हो सकता है कि 2030 तक मैं यहाँ पर बाहर में ना हूँ। वो भी नाम बदल गए, वो भी नाम बदल गया था। कोविड कोविड तो आएगा ना सर, आता रहेगा, लेकिन आरसीएम का एक ही नाम है। जब जब कोविड हमला करेगा ये आरसीएम तैयार खड़ा रहेगा, आता रहेगा। तो जितनी बार आएगा मुद्रा तेजी से आगे बढ़ेंगे। हर हमले का जवाब है आरसीएम के पास, हर हमले का जवाब है। इसलिए फ्रेंड्स, एक मेरा भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा है। मैं नहीं जानता कि आपने मेरी बातों को किस वे में लिया, मैं नहीं सोच रहा हूं कि आप किस वे में सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वो सोच नहीं है कि हम आपकी सोच को ढंग से चेक कर पाऊं। लेकिन मैं ये जरूर सोच पा रहा हूं कि आज आप में से कई लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। दोस्तों, 20, 25, 50 लोगों के मना करने से दुनिया रुकती नहीं है। 20, 25, 50 लोगों से नेगेटिव करने से लोग रुकते नहीं है। अपनी ताकत को पहचानिए। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, अभी सुना, कोई दूध बेचने वाला था, कोई चुनाई करने वाला था, कोई डॉक्टर था, कोई वकील साहब थे, या मैंने हर तरीके के प्रोफेशन के लोगों को आज एक मंच के ऊपर देखा है। हम एक तरफ बातें करते हैं देश एक हो, देश एक हो, मुझे नहीं पता कि देश एक कैसे होगा, लेकिन ये मंच पूरे देश को एक कर देगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी। यस, और अगर आप सारे एक हो गए, आप सबने आज कमिटमेंट कर लिया, मैं गारंटी देता हूं एक दिन आपके घरों में पीनों की बारिश होगी, पैसों की बारिश होगी मेरे भाई। और ये मेरे दिल से दुआ है कि अगर आपने भविष्य के अंदर इस बिजनेस को सीरियस ले लिया तो ये बिजनेस आपको सीरियस ले लेगा। अगर आपने इस बिजनेस को मजाक में ले लिया तो ये बिजनेस आपको मजाक में ले लेगा। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि इस बिजनेस को सीरियस लेना है, 5 साल सीरियस ले लेना, 6ठे साल ये बिजनेस आपके लिए सीरियस हो जाएगा। मैं फिर बोल देता हूं, दुनिया में 2 तरह की इनकम होती है, एक्टिव और पैसिव। आज तक एक्टिव इनकम के पीछे भाग रहे थे। जब तक घुटने चलेंगे पैसा कमाओगे, जिस दिन घुटने चलने बंद, इनकम बंद। और पैसिव इनकम जो आरसीएम का नाम है, जिस दिन 5 साल काम करोगे और इसकी पैसिव इनकम को जनरेट कर दोगे, घुटने काम करना भी बंद कर जाएंगे तो भी पैसा आता रहेगा, इनकम आती रहेगी, और आप और आपका बच्चा, आपका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस पर बीतती है ना, वही जानता है कि दर्द क्या होता है। आपके पर्स के अंदर पैसे खत्म हो गए, आपके पर्सनल पैसे खत्म हो गए, आपको जरूरत है 100 रुपए की, आपको कोई 100 रुपए नहीं दे रहा, पागल हो रहे हैं, ये भगवान को मुझे 100 रुपए दे दे, मेरे को बहुत जरूरत है 100 रुपए की, ये भगवान का तरफ से भीख मांगता हूं, इस दुनिया में कोई भीख ही नहीं देता। और गलती से उस पर्स के किसी कोने के अंदर हाथ डालते हुए आपको 100 का नोट मिल जाए तो वो खुशी कैसी होती है?
अरे यार, तू कहाँ पड़ा था? आज अगर इस कोने में 100 का नोट नहीं पड़ा होता तो मेरा क्या होता? सिमिलर थॉट है। जब घर के अंदर प्रॉब्लम्स आती है और इनकम बंद हो जाती है ना, तब हम बैठे बैठे उठते हैं और उसी समय अगर आपने आरसी में काम कर लिया तो एक मैसेज आता है, अकाउंट में 25,000 ट्रांसफर, कांग्रेचुलेशन, पेंशन फ्री हो जाओ। मैं इस वर्ष की उस 100 की नोट की तरह आपके लिए काम कर रहा था। जहाँ पर सब रास्ते बंद हो जाएंगे, ये रास्ता हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा समय तो दो, थोड़ा मेहनत तो करो, थोड़ा कमिट तो करो। करोड़पति बनना चाहते हो, लखपति बनना चाहते हो, ये सिस्टम आपको चेक करेगा कि तू इस लायक है भी या नहीं। वो 5 साल पीरियड पता है क्यों बोलते हैं? 5 साल ये आरसी में आपको चेक करता है कि तेरे घर में पैसा पहुंचाऊं भी नहीं पहुंचाऊं। ये 5 साल इसी के लिए होते हैं। ये 5 साल आपका तेल निकालता है, अच्छे से पूरा रगड़ देता है आपको। कभी पत्थर देखा है आपने? समुद्र में एक पत्थर जो नुकीला पत्थर होता है, कभी पानी में देखना, नदी में जब वो तैरता है, चलता है, वो पत्थर बार बार ठोकरे खाता है जब वो किसी नदी के अंदर बह रहा होता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? वो जो नुकीला पत्थर होता है वो इतनी थपेड़े, इतनी ठोकरे खाता है उस पानी में, गुड़ गुड़ के वो अपनी यात्रा तय करता है। हजारों मील यात्रा तय करते करते वो पत्थर ठोकरे खाते खाते बिल्कुल गोल हो जाता है। और जैसे वो गोल होता है ना, तो हमारे जैसे कुछ पागल उसको बाहर निकालते हैं, उसको सिंदूर लगा के खड़ा कर देते हैं, भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की। अब तो जिंदगी बदल गई। कैसे बदल गई? भोलेनाथ पानी में मिले मेरे को, तेरा दिमाग खराब हो गया? ये पानी से निकाल के लाया हूं मैं इनको, बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में आया, इसलिए भगवान। भगवानों ने कितनी थपेड़े खाए। सिमिलर आपके साथ यहाँ पर होगा। आपके 5 साल एक थपेड़े हैं। 5 साल भूत बनना है आपको, तो भूतों को थपड़े पड़ेगी बहुत खींच खींच के लोगों की। जिसको आरसी में बोलोगे शतार, आप बोलोगे कोई बात नहीं, आगे चल जाओ। बस ये थपड़े खाना सीख जाओ। और याद रखो, जब से वहां पर लोग हंसे, जैसे मेरे पास थे, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इतिहास जो है, जब लोग हंसना स्टार्ट करते हैं मतलब इतिहास बदल रहा है। कोई कहानी रचने वाले हो आप, कोई इतिहास बनने वाले हो या इतिहास बनाने वाले हो। इसलिए मेरे दोस्तों, इन चीजों को ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। याद रखिए फ्रेंड्स, अकेले ही चलाता राह मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, लेकिन चला तो था। अगर नहीं चलता तो कारवा कहां से बनता? शुरुआत करोगे तो अंत का पता लगेगा, शुरुआत ही नहीं करोगे तो अंत का पता नहीं लगेगा। मेरे दोस्तों याद रखना, डरना मत, रुकना मत, हारना मत, थकना मत, घबराना मत, क्योंकि आने वाला भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जब तक जियोगे पैसा आएगा, और मरने के बाद अपने बेटे को बोलकर जाना, बेटा मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, पर तेरी जिंदगी बना के जा रहा हूं, टेंशन मत करना। तेरा हाथ हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। बड़ी खुशी होती है। कोविड-19 में मैंने बहुत कुछ किया। शायद एक लेटर भी मैंने डाला था, सीएम साहब को मैंने 1 लाख रुपए दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मैंने 1 लाख रुपए दान दिया। उसके अलावा मैंने पूरे कोविड के अंदर पूरी जीप पे भर के गाय भैंसों के लिए चारा जो जलता है वो डलवाया। मतलब खुशी होती है अंदर से कि आज मैं आरसी के कारण ऐसा काम कर रहा हूँ। कई लड़कियों की मैंने शादियां करवाई, कई ऐसी बच्चियों की मैंने शादियां करवाई जिनको से जिंदगी शादी करवाने वाला कोई नहीं था। जब वो मार्केट सीन आपके सामने आता है तो बड़ी खुशी होती है कि एक बच्ची जो रात थी, इसको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, जो आज जिस बच्ची को परवाह नहीं करता था, जिसके ऊपर माँ बाप का हाथ नहीं था, आज वो अपने घर में अपने पति के साथ सुखी है। अगर ऐसा कुछ कर्म मैं कर पाया तो मैं अपने आप को अपना महान नहीं मानता। सबसे बड़ा कारण ये बिजनेस। अगर ये अच्छा सोचा है। मैं कभी थोड़ा सा डर आ जाता है मेरे अंदर, क्योंकि वो दौर देखे हैं मैंने कई लोगों की जिंदगी में। और शुक्रिया अदा करता हूँ इस बिजनेस का कि कई जिंदगी को संवारा है इसने। मैंने कई परिवारों को देखा जो परेशान थे, पर इस बिजनेस ने उनके हाथों को पकड़ा और उनके घरों में जब इनकम पहुंचाई जाए, वो दौर आपको महसूस होगा जब हमारी जिंदगी से वो दौर निकलेगा कि जब कोई बच्चा बेचारा अनाथ पड़ा है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है, वो बहुत कुछ करना चाहता है। वो दौर वो जिस पर बीतती है, बात बोली जिस पर बीतती है, वो दर्द को समझता है, वो दर्द महसूस कर सकता है। सिर्फ अपना कर्म करते जाना, भगवान एक दिन आपका साथ जरूर देगा।
आरसीएम किसी बना सकता है। झुकना नहीं, मैं पागल हूं, मेरे को नहीं पता कि मेरा साथ कौन देगा, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लगा रहूंगा। 100 करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 200 करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मेरे लिए बड़ी बात यह है कि हर घर के अंदर एक रवि शर्मा हो, ये मेरा सपना है। मेरा सपना है कि हर घर में रवि शर्मा हो, हर एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हो, हर एक यंगस्टर यहाँ पर खड़ा हो, हर एक माँ बाप यहाँ पर खड़े हो और दुनिया उनके लिए ताली बजाए। उस दिन देखना आपको कितना गर्व होगा कि आप अपने परिवार के लिए क्या किया है। मेरे फादर ने आज उनको बता नहीं सकता, मेरे फादर आज नहीं, मैं उनको बता नहीं सकता कि उनका बेटा जैसा भी मेहनत कर रहा है कर तो रहा है, मैं उनको बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। लेकिन आज आपके पास आपका परिवार, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, किससे डरते हो यार? चैलेंजेस किसकी जिंदगी में है? क्या अमिताभ बच्चन एक दिन बच्चन बन गए? ऐसे भगवान राम को चैलेंजेस नहीं छोड़ा, उनको भी वनवास जाने तो पड़ा था। श्री कृष्ण को भी चैलेंजेस का फेस करना ही पड़ा ना, पैदा होते ही उनकी मौत की व्यवस्था कर दी गई थी कि जैसे कृष्ण पैदा हो मारना है। किसकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं मिले? बताइए दुनिया में एक आदमी, एक इंसान जिसने कभी चैलेंजेस को फेस नहीं किया या आएगा हो। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंजेस दिक्कत आती है, उसे स्वीकार करो, लेकिन हार मत मानना। बाकी निर्णय आप लोगों का है, डिसीजन आप लोगों की है, जिंदगी आप लोगों की है, कमिटमेंट आप लोगों का है। अपने बच्चे, अपने आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बनाना चाहते हो तो इस बिजनेस को कर लेना मेरे भाई। मैं एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पे आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उसे आपके दादा परदादा को आपने कब माला पहनाई हुई। याद आता है कि परदादा जी को माला कब पहनाई थी? लास्ट बार बोल हुए याद नहीं है, शराबों में तो पहनाई होगी। उसके अलावा आपको याद आता है सर? नहीं। आप में से किसी को याद आता है कि परदादा की फोटो के ऊपर कभी माला पहनी है? कितने साल पहले? 6 महीने के बाद परदादा नहीं रहे उसके बाद आपके, तो बाकी क्या हुआ भूल गए? हम हमारे पूर्वजों को तब याद करते हैं जब श्राद्ध आती है। सही क्या बोलते हैं? सही है। मेरी आवाज आ रही है? यस। हम हमारे पूर्वजों को तब याद करते हैं जब श्राद्ध आते हैं। अब गौर करना, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता भी तब याद आते हैं जब उनका दिन आता है। अच्छा, आज 15 अगस्त है, जय गांधी जी, जय भगत सिंह। 16 अगस्त को क्या होता है? फिर भूल जाते हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हम में से अमर कोई नहीं है, जो आया है मरेगा, और मरेगा तो अमर हम में से कोई नहीं रहेगा। गौर करना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मेरे को खुद को याद नहीं आता कि शायद हम में से किसी ने हमारे दादा परदादा को रोज माला पहनाई हो या रोज याद करते हो। कोई करता है आप में से? हेलो, कल किसी को याद आया कि कल मेरे परदादा जी को मैंने याद किया था? अब आरसीएम की ताकत बताने जा रहा हूं, समझना। मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। लोग कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 15 लाख लोग रोज प्लान दिखाते हैं। कितना? 15 लाख आदमी पर डे आरसीएम का प्लान दिखाते हैं, और वो 15 लाख आदमी जब जब आरसीएम का प्लान दिखाते हैं, एक नाम उनके मुंह से जरूर निकलता है, और वो है ओपी शर्मा और रवि शर्मा। रोज प्लान दिखा रहे हैं। अगर एक आदमी 2 को दिखाता है तो 30 लाख नए आदमी रोज प्लान देख रहे हैं। महीने का पकड़ लो, सोच कर देखिए। मेरे फादर नहीं है, उसके बाद भी अमर है। आपका कोई खून का रिश्ता उनके साथ नहीं है, उसके बाद भी आप उनका नाम लेते हो, उनको याद करते हो। बताइए, वो जब तक धरती रहेगी और आरसीएम रहेगा, मेरे पापा का नाम जिंदा रहेगा, और अमर बना दिया मेरे पापा को आरसीएम। आप भी आए हो, जिस दिन दुनिया से जाओगे, इस बिजनेस के स्टार बन गए, मरने के बाद जब जब प्लान दिखाया जाएगा, आपका नाम आएगा, आपका नाम आएगा, आपका नाम आएगा। बताइए, अमर हुए कि ना हुए? खुद के पिता को याद किया न किया, खुद के दादा को याद किया न किया, लेकिन आपको और आपके दादा को और आपके पिता को इस आरसीएम की वजह से पूरा हिंदुस्तान याद करेगा, और जब तक याद करेगा, जब तक आरसीएम चलता रहेगा। इससे बड़ी अमरता और इससे बड़ा प्यार क्या होता है, मुझे बता दीजिए। बातें समझ में आई होगी? हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, और अभी भी समझ में नहीं आए
तो खड्डा खोदना और मुंडी अंदर डालना। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। इसलिए नहीं है, तरीके मेरे पास 50 और भी हैं, लेकिन समय की बात देता है। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद आप अब एक टारगेट लेंगे, एक कमिटमेंट करेंगे। नए लोग जो आज आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं ज्वाइन कर रहे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि 2025 में फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। 25 में नहीं आओगे तो 27 में तो आओगे। क्योंकि मुझे भी बहुत ज्ञानी मिलते हैं। आरसीएम 2004 से जानता हूं। अच्छा, क्या किया? कुछ नहीं किया, पागल बनाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मैं बना, मेरे पापा बने। हम BMW में, तू किस पर आता है? साइकिल पे। अब बता पागल कौन है? फिर वो आदमी आया 2006 में, आरसीएम। मैं तो पहले से जानता हूं, आज भी कई लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, आरसीएम पहले से जानता हूं। तू जानता है इसकी सड़क पर कुछ ज्यादा ही जानता है, और जो कुछ नहीं जानते वो इस बिजनेस के डायमंड है। यस एक सुनहरा भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा है। मैं वादा करता हूं आता रहूंगा, जब जब बुलाओगे आऊंगा, जब तक सांसें चल रही है आऊंगा। अगर यही बंद हो गई तो फिर मेरा आना मुश्किल है, लेकिन गारंटी देता हूं आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए पसीना बहाते रहेंगे। लेकिन अकेले हमारे से कुछ नहीं होगा। ये मेरा हाथ है, ये आपका हाथ है। अगर दोनों मिलेगा तो साउंड निकलेगा। बजा के देख लो। सच्चे दिल से कोई काम किया जाता है ना, तो अंधेरे में भी उजाला ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा ले लें। ऑन ऑन ऑन। अब देखियो भाई साहब, आप नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। ऑन ऑन कर, नीचे से ऑन कर लेते हैं। नीचे से, बिल्कुल नीचे से। हो गया? हेलो यस। तो फ्रेंड्स, मेरी बात आप लोगों को बहुत समझ में आई होगी। मैंने हर तरीके से आपको समझाया है, और उम्मीद करता हूं कि आप एक नया इतिहास बनाएंगे, अपने आप को नंबर 1 करने की ताकत लगाएंगे। अभी भी बहुत सा आपके अड़ोस पड़ोस में लोग बैठे हुए तो कोनी मार रहे होंगे आपको ऐसे। देख को समझ में आया क्या? एक बंदा कितनी देर से पागल बना रहा है, वैसे भी लोग अभी भी कर रहे होंगे आपके साथ, याद रखना। और बाहर निकल के भी करेंगे, ये भी याद रखना। बाहर निकल के भी आपको बहुत ज्ञान देने वाले हैं। लेकिन याद रखना, सिर्फ मुझे मेरी सफलता चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई कितनी कोनियां मारे, कुछ भी मारे। मुझे मेरा लक्ष्य नजर आ गया। और आपको सीखना तो सीखिए ना। सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। एक बार इंटरव्यू में एक सेक्शन उनसे पूछा कि सर, आज क्रिकेट के भगवान है आप, आपके पास अथाह पैसा है, कैसा लगता है, कितना मजा आता है आपको? सचिन ने रिप्लाई किया था, न तो मैं क्रिकेट के भगवान के पीछे बनने के लिए भागा था, और ना मैं पैसे के पीछे भागा था। मैं तो भागा था सिर्फ मेरे खेल के पीछे। मैं अपने खेल के पीछे भागता गया, पैसा भी आया, सम्मान भी आया। सिमिलर थॉट यहाँ पर है। आप आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल के पीछे भागना स्टार्ट कर दो। इस बिजनेस में कमिटमेंट कर लो कि मुझे 3 साल के अंदर इस बिजनेस की रॉयल्टी लेनी है, और 5 साल में इस बिजनेस का टेक्निकल लेना है। आपने ये लेना सीख लिया तो दोस्तों, सम्मान भी पीछे भागेगा, इज्जत भी पीछे भागेगी, प्यार भी पीछे ऑटोमेटिक भागेगा, और पैसा तो भाग नहीं पाता है। एक नया इतिहास बनाएंगे हम लोग, एक इतिहास की परिभाषा लिखेंगे। जीत और आपकी टीम हरियाणा की नंबर 1 टीम बनेगी। आने वाला सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है दोस्तों। बच्चन जी की कुछ लाइनें बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। सुनना चाहेंगे? क्या लाइनें बताइए? लो भाई, कहां खड़े हो जाओ? इलेक्शन में खड़े हो जाओ, आरसीएम में। आरसीएम में खड़े होकर लाइन बनाओगे ना? एग्जैक्टली। लहरों से डरकर मौका पार नहीं। बोलते सब है कि लहरों से डरकर मौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सब बोलते हैं, सब सुनते भी है, लेकिन अप्लाई कितने करते हैं? ये लाइनें दोस्तों सुनने के लिए नहीं बनी है, ये लाइनें जिंदगी में अप्लाई करने के लिए बनी है। किसी भी लाइन को जब आप सुनते हैं तो उसको अप्लाई करने की ताकत रखिए। जुनून बना लो एक पर्टिकुलर लाइन को। सफलता अपने पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देगी ऑटोमेटिकली।
मेरे फादर की कुछ लाइनें थी, मैं मिस कर गया दिमाग से। बहुत प्यारी मेरे पापा लाइन बोला करते थे कि दिन रात दौड़ा था, दिन रात दौड़ा था, भूखा रहा प्यासा रहा। एक लाइन बोला करते थे वो, कि कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, कि दिन रात दौड़ा था, भूखा रहा प्यासा रहा, एंड संघर्ष करने से कुछ लाइन बोला करते थे। बड़ी प्यारी लाइन थी कि जब सफलता उनको मिली तो लोगों ने उन्हें किस्मत वाला कहा। कुछ एक ऐसी लाइनें थी उनकी, शायद आपको याद होगी। हाँ, मुझे कुछ ऐसी लाइन थी, मेरे फादर बोला करते थे कि भूखा रहा, दिन रात दौड़ा था, भूखा रहा प्यासा रहा। लोगों ने कुछ ऐसा लाइन थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर उनके आखिरी शब्द को आज भी याद है कि जब सफलता मुझे मिली तब लोगों ने मुझे किस्मत वाला कहा। जब आप बिजनेस में सफल हो जाते हैं, आपको मुकाम मिल जाता है, तो उस समय लोग क्या बोलेंगे, इसकी तो किस्मत थी। जैसा झील से मिस्टर वत्स निकले, सुरेंद्र वत्स जी, उन्होंने संघर्ष किया, लोगों ने संघर्ष ही देखा। आप क्या बोलते हैं, वत्स आपकी तो किस्मत थी इसलिए उनके आ गया। विजय विरोधिया जी किस्मत थी इसलिए उनके आ गया। एस अत्री जी किस्मत थी उसका आ गया। अरे उस किस्मत को पाने के लिए लोगों ने दिन रात एक किया, वो नजर क्यों नहीं आता मेरे भाई आप? इसलिए मेरे भाइयों, कर्म पर बिलीव कीजिए, और गीता में लिखा है कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर, मैं बैठा हूं, तू शुरू तो कर कर्म करना। इसलिए फ्रेंड्स, नया इतिहास बनाइए, सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हम आपके साथ खड़े हैं, हारने नहीं देंगे, आपको थकने नहीं देंगे, आपको रुकने नहीं देंगे। जब आप आगे बढ़ोगे हम खड़े रहेंगे, जब आप सफलता की ओर बढ़ोगे हम आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। वादा करते हैं, लेकिन चाहिए आपका साथ, चाहिए आपका हाथ। 12 और 13 फरवरी याद रखना, आग लगा देना भिरोड़ा जाके, कम से कम यहाँ से 2 से 3 हजार आदमी की तैयारी करके जाना। हिल जाना चाहिए 12 और 13 का दिन, टीसीसी भी हिल जाना चाहिए। ये क्या भाई, मेरा तो हॉल 1000 आदमियों का इनको कर डालू, बोला आपकी प्रॉब्लम, हम तो पागल है आगे, और आप हमारे गार्जियन है, आपको संभालना है, वो खुद संभालेंगे ऑटोमेटिक, करके देख लेना। पहुंचो ना 4000 आप नीति करे तो मेरा नाम बदल देना। इसलिए 12-13 फैब की तैयारी कीजिए, हम आपको वहीं मिलेंगे। जब याद करोगे हम आपको मिलेंगे, जिस दिन बुलाओगे हम आएंगे। लेकिन अब सपना ये नहीं है कि मैं नहीं बोलूं, मैं तो मेरी कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, कोई ले तो सही। मैं मेरी कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, कोई कुर्सी छोड़ता है क्या? सारी लड़ाई कुर्सी की है, लड़ाई कुर्सी की है। चाहे पॉलिटिक्स में ले लीजिए, चाहे नंबर 1 बनने में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, कुर्सी की लड़ाई है। और हम वो पागल है, कुर्सी छोड़ने को तैयार है। कोई तो आइए, कोई तो लीजिए हमारे से कुर्सी, मतलब भागते हैं स्टार्ट है मेरी कुर्सी से। मेरे को चाहिए ही कुर्सी, आप ले लो मेरे से, छीन लो, और जिस दिन छीनोगे मैं नाचूंगा, मजा आएगा। किसी ने तो मेरी कुर्सी छीनी। इसलिए फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ अपनी मीटिंग को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं एक नई सुबह, एक नए सवेरे के साथ हम लोग एक नया इतिहास बनाएंगे। और 2022 आने वाला है, 2022 के एंड तक आप में से कई नए चेहरे मेरे को यहाँ पर नजर आएंगे, और उस दिन सबसे खुश होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा समय मैंने आप लोगों का ले लिया, क्योंकि मेरे को आगे भी जाना है, 9-10 घंटे की ड्राइव मेरी और है, लंबा ट्रैवलिंग है। इसलिए मैं अपनी मीटिंग को विराम देता हूँ। बुरा लगे तो दिल से मुझे गालियां बकना, और अच्छा लगे तो भी दिल से गालियां बकना। जो आपको समझ में आता आप करना, ज्यादा और अच्छा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, मुझे मुंह पर आके गालियां बक देना। निर्णय आप लोगों का है, कितनी भी कोशिश करो बकने की नहीं बक पाओगे। इसलिए बोल रहा था गालियां बकना, कितनी भी कोशिश करो नहीं बक पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आदमी वहां से चल के हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।